हेलो स्टूडेंट। अध्याय 3 आंकड़ों का संगठन। इससे पहले हमने मिलान चिन्ह के माध्यम से बारंबारता वितरण सारणी तैयार की थी। आज हम सूचना की हानि से पढ़ेंगे। बारंबारता वितरण के रूप में आंकड़ों के वर्गीकरण में एक अंतर्निहित दोष पाया जाता है। यह अपरिष्कृत आंकड़ों का सारांश प्रस्तुत कर उन्हें संक्षिप्त एवं बोधगम्य तो बनाता है, परंतु इसमें वे विस्तृत विवरण नहीं प्रकट हो पाते जो अपरिष्कृत आंकड़ों में पाए जाते हैं। अपरिष्कृत आंकड़ों में जो विवरण पाया जाता है वह परिष्कृत आंकड़ों में नहीं पाया जाता, क्योंकि आप मान लीजिए कि आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट है। अब आपकी इस क्लास में जो 10 स्टूडेंट है उनके नंबर आपको पता है कि भाई हर एक बच्ची के कितने कितने मार्क्स आए हैं। अब उन 10 स्टूडेंट्स को हम मान लीजिए किसी वर्ग में बांट दें, जैसे कि 0 से 5 और 5 से 10 के ग्रुप में बांट देते हैं। मान लीजिए कि इकोनॉमिक में ये नंबर 10 में से आए हैं, तो जो 10 स्टूडेंट है उसमें तो कुछ स्टूडेंट इसमें चल जाएंगे, मान लीजिए 2 इसमें चल गए और 8 इसमें चल गए, तो ये जो टोटल 10 हो गए। लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि 0 से 5 जो ये 2 स्टूडेंट है इनमें से 0 से 5 के मतलब कितने नंबर आए, या फिर जो ये 8 स्टूडेंट हैं उन 8 स्टूडेंट के 5 से 10 के बीच में कितने नंबर आए। तो इस तरीके से जो अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं वह विस्तृत विवरण नहीं दे पाते। यद्यपि अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकृत करने में सूचना की क्षति होती है, तथापि आंकड़ों को वर्गीकरण द्वारा सुनिश्चित करने पर पर्याप्त जानकारी मिल जाती है। एक बार जब आंकड़ों को वर्गों में समूहित कर दिया जाता है तब वृष्टि प्रेषणों को आगे सांख्यिकी परिकलनों में कोई महत्व नहीं होता। अब हमने देखा कि जब हमारे पास अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं, जब उनको मिलान चिन्ह के माध्यम से बारंबारता सारणी बना देते हैं तो उन प्रेषणों का मूल्यों का कोई भी महत्व नहीं होता। जैसे उदाहरण में 4 में वर्ग 20 से 30 के अंतर्गत 6 प्रेषण है। ये 25, 25, 20, 22, 25, 28 है। ये 6 प्रेषण हैं जो वर्ग 20 से 30 के अंदर आते हैं। इसलिए जब इन आंकड़ों को बारंबारता वितरण वर्ग 20 से 30 में समूहित कर दिया जाता है तब यह बारंबारता वितरण उस वर्ग की बारंबारता को दिखाता है, न कि उनके वास्तविक मानों को। तो अब हम जब इन को 20 से 30 के वर्ग वाले को हम दिखाएंगे कि इसकी बारंबारता 6 है, तो इसमें हमें ये पता चला कि इसकी बारंबारता 6 है। अब इसमें इसके वास्तविक प्रश्न को नहीं दिखाएगा ये, क्योंकि इसमें हमें ये नहीं पता चला कि 25, 25, 20 जो भी अंक दिए गए हैं वह किस किस के कितने हैं, क्योंकि हमें इतना ही पता रहता है कि 20 से 30 जो वर्ग है उस वर्ग की बारंबारता 6 है। तो यह बारंबारता को दिखाता है, न कि उनके वास्तविक मानों को। इस वर्ग के सभी मानों को उस वर्ग के वर्ग अंतराल के मध्य मान या वर्ग चिन्ह के बराबर माना जाता है। तो अब जब इस वर्ग का जो मध्य मान है, जैसे जो 20 से 30 का वर्ग है उस वर्ग का मध्य मान 25 है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो भी प्रेषण है, जो भी मूल्य हैं, जैसे 20, 22 जो भी मूल्य हैं ये इसके बराबर है। आगे की सांख्यिकी परिकलनों के लिए वर्ग चिन्ह के मान को आधार बनाया जाता है, न कि उस वर्ग के प्रेषणों के मानों को। यही बात सभी वर्गों के लिए सत्य है। इस प्रकार प्रेषणों के वास्तविक मान के स्थान पर वर्ग चिन्हों के प्रयोग को सांख्यिकी विधियों में शामिल करने पर पर्याप्त मात्रा में सूचनाओं की क्षति होती है। यद्यपि अपरिष्कृत आंकड़ों का जैसा कि नीचे से अधिक दिखाया गया अधिक अर्थपूर्ण लगता है, तो एक बार यहाँ सूचना की क्षति में ये और देखो कि जब हम सभी मानों को दिखाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि किस बच्चे के कितने अंक आए। लेकिन मान लीजिए अगर हमने वर्ग बना लिया, जैसे ये वर्ग था, ये 20 से 30 का वर्ग था, तो 20 से 30 के वर्ग में जो मान थे हमारे वह भी इसी के समान में थे। जैसे 20 के 30 के वर्ग में मान क्या थे, जैसे ये मान है 25, 20, 22, ये सारे क्या है, इस 20 से 30 का जो वर्ग है उसके जो मध्य मान है 25 उसके आसपास के हैं। अगर मान लीजिए ये वर्ग ऐसा होता 20 से 40 का वर्ग होता, मान लीजिए 20 से 40 का वर्ग होता, जब इनका मध्य मान आता 30, तो ये जो मान होते हैं वह मान क्या हो जाते हैं, इन वास्तविक प्रेषणों से बहुत दूर हो जाते। और मान लीजिए कि ये वर्ग ऐसा होता है, मान लीजिए कि वर्ग होता है 0 से 50 का और ये मध्य मान होता तो मान कितने दूर हो जाते। इस स्थिति में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारा वर्ग होता है
उस वर्ग का जो भी मध्य मान होता है तो प्रेषण क्या होते हैं, उन मध्य मान के आसपास ही रहते हैं। इसलिए जो वर्ग बनाए जाते हैं तो वर्ग ऐसे बनाए जाना चाहिए कि ना तो ना वर्गों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए ना वर्गों की संख्या कम होनी चाहिए। वर्ग ऐसे होने चाहिए जिसमें सभी प्रेषण समाहित हो जाए। अब है असमान वर्गों में बारंबारता वितरण। अब तक आप समान वर्ग अंतराल के बारंबारता वितरण से परिचित हो चुके हैं। आप जान गए कि इन्हें अपरिष्कृत आंकड़ों से कैसे गठित किया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में असमान वर्ग अंतराल के साथ बारंबारता वितरण अधिक उपयुक्त होता है। यदि आप उदाहरण 4 के बारंबारता वितरण की सारणी 3.6 को देखें तो आप ये पाएंगे कि अधिकांश प्रेषण 40 से 50, 50 से 60 तथा 60 से 70 में संकेंद्रित है। उनकी बारंबारताएं क्रमशः 21, 23 एवं 19 है। इसका अर्थ है कि 100 छात्रों में से जो 63 छात्र, अब 63 छात्र इन तीनों को जोड़ने से हमें प्राप्त हुए। इन प्रेषण इन वर्गों में संकृतित, मतलब जो छात्र है वो छात्र की जो भी क्या दिए गए हैं, छात्र की अंक दिए गए होंगे छात्र के, तो जो छात्र के अंक है वह इन 40 से लेकर 70 के बीच में है। तो जो 100 छात्रों में से जो 63 छात्र हैं उन छात्रों के अंक 40 से 70 के मध्य में हैं। तो इस प्रकार 63% आंकड़े 40 से 70 के बीच समाहित है और आंकड़ों का शेष 37% 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 70 से 80, 80 से 90 तथा 90 से 100 वर्गों में है। इन वर्गों में प्रेषणों का विरल घनत्व है। आप यह भी देखेंगे कि इन वर्गों के प्रेषणों में अन्य वर्गों की अपेक्षा अपने वर्गों के वर्ग चिन्ह से अधिक विचलन है। लेकिन यदि वर्गों का गठन इस प्रकार से करना हो कि वर्ग चिन्ह जहाँ तक संभव हो उस मान के बराबर हो जाए जिसके आसपास उर्वरक के प्रेषणों के संकेंद्रण की प्रवृत्ति होती है, तो असमान वर्ग अंतराल अधिक उपयुक्त होगा। अगर मान लीजिए कि जब हमारे पास असमान वर्ग अंतराल दिया गया और हम उसको समान नहीं बना पा रहे तो असमान वर्ग अंतराल ही उपयुक्त होगा। तो इस स्थिति में हमें देखना चाहिए कि जो उसके आसपास के वर्ग है का जो प्रेषण है उसके संकेंद्रण की प्रवृत्ति वही होनी चाहिए, मतलब वर्ग चिन्ह जहाँ तक संभव हो उसके मान के बराबर ही हो। असमान वर्गों के रूप में सारणी 3.7 में 3.6 के उसी बारंबारता वितरण को दिखाया गया है। पहले हम सारणी 3.6 देखेंगे तो सारणी 3.6 में हमें दिखाया गया है कि जो सारणी 3.6 में ये तो दिए गए हैं हमारे वर्ग, ये दिए गए हैं ये वर्ग दिए गए हैं। इसके बाद ये प्रेषण है, मतलब जो परिष्कृत आंकड़े हैं उनके सभी के 100 छात्रों के अंक दिए गए। इनको मिलान चिन्ह के माध्यम से बारंबारता सारणी तैयार की गई है। अब और ये इनके क्या है, वर्ग चिन्ह। अब आपने ये देखा कि जो ये वर्ग चिन्ह है वह क्या है, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 95, ये सभी क्या है, एक तरह से समान है। तो गणित के जो 100 छात्रों के प्राप्तांक के मिलान चिन्ह की ये बारंबारता सारणी मिलान चिन्ह के माध्यम से दी गई है। अब असमान वर्गों के रूप में 3.7 में सारणी के 3.6 के उसी बारंबारता वितरण को दिखाया गया है। तो 40 से 50, 50 से 60 से 70, 60 से 70 के प्रत्येक वर्ग को 2 भागों में विभाजित किया। अब वर्ग 40 से 50 को 40 से 45 तथा 45 से 50 में बांटा। वर्ग 50 से 60 को 55, 50 से 55 और 55 से 60 में बांटा गया तथा वर्ग से 70 को 60 से 65 तथा 65 से 70 में बांटा गया। तो जो ये ग्रुप बने हुए के थे जिनके बीच सबसे ज़्यादा आवृत्ति थी, जो 40 से 70 तक के ग्रुप थे, उन सभी ग्रुप को जो 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, इन सभी ग्रुप को 2-2 भागों में बांट दिया गया है। अब नए वर्ग हमें प्राप्त हो गए 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 तथा 65 से 70, जिसमें वर्ग अंतराल 5 है। बाकी अन्य वर्गों में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 तथा 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 में ठीक वही पूर्ववत वर्ग अंतराल है जिसमें वर्ग अंतराल है 10 का। इस सारणी का अंतिम स्तंभ इन वर्गों के नए वर्ग चिन्हों को प्रदर्शित कर रहा है। सारणी 3.6 के पुराने वर्ग चिन्हों से उनकी तुलना कर दें। ध्यान दें कि इन वर्गों के प्रेषणों में नए वर्ग चिन्ह मानों की अपेक्षा पुराने वर्ग चिन्ह मानों से विचलन अधिक है, मतलब जो पहले वाले मान है वह दूर है जबकि जो अभी नए मान है वह मान क्या है, इनके नज़दीक है। इस प्रकार से पुराने वर्ग चिन्ह मान इन वर्गों के आंकड़ों को पुराने मान की अपेक्षा बेहतर प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए सारणी में हमें देखने से पता चल रहा है कि सारणी वही है जो 3.6 में थी, लेकिन हमने क्या किया कि जो 40 से 70 तक के मान थे उन सभी मानों को हमने 2-2 वर्गों में बांट दिया। तो जो
40 से 50 तक का ग्रुप था वह 40 से 50 45 और 45 से 50 हो गया। इसी तरह 50 और 60 तक का ग्रुप था वह 50 से 55 और 55 से 60 हो गया। इसी तरह जो 60 से 70 का ग्रुप था वह 60 से 65 और 65 से 70 हो गया। अब जो इनके जो वर्ग चिन्ह है, जो 40 से 45 का जो ग्रुप है, जो 40 से 45 का ग्रुप है, उसके जो वर्ग चिन्ह है वह है 42 से 0.5। अब जो 42.5 है, अब हम इसके प्रेषण को देखते हैं। तो इसके प्रेषण है 42, 44, 40, 44, 41, 40, 43, 40, 41। ये जो प्रेषण है वह 42.5 के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। तो जो पहले वाला वर्ग था वह था हमारा 40 से 50 का वर्ग। तो इस तरीके से जो इसका वर्ग चिन्ह है वह है 45। तो ये जो 45 है वह इससे थोड़ा सा दूर हो जाता है, जबकि ये क्या है, ये अधिक प्रतिनिधित्व कर रहा है इन मानों को, क्योंकि ये सारे जो मान हैं इसी मानों के आसपास घूम रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो वर्ग चिन्ह होते हैं, तो हमारे जो भी प्रेषण होते हैं वो वर्ग चिन्ह के आसपास ही इर्द गिर्द घूमते हैं। तो वो किसी भी बारंबारता सारणी में जो वर्ग चिन्ह होते हैं, इन वर्गों के आंकड़ों का पुराने मान की अपेक्षा बेहतर प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि जो पुराने मान थे वह बता रहा था कि जहाँ पर जो 45 वर्ग चिन्ह है उसकी अपेक्षा जो 42.5 वर्ग चिन्ह है वह ज़्यादा इन मानों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि उसके मानों में विचलन ज़्यादा है। इसके बाद पढ़ते हैं चित्र 3.2 में सारणी 3.7 के बारंबारता वितरण के वक्र को दिखाया गया है। अब चित्र 3.2 देखिए, इसमें ये सारणी में बारंबारता वितरण वक्र दिखाया गया है। इसमें सारणी के वर्ग चिन्हों को x अक्ष पर तथा बारंबारताओं को y अक्ष पर आलेखित किया गया है। तो हम x अक्ष पर तो वर्ग को बारंबारताओं को y अक्ष पर करके और इनके वर्ग चिन्हों के आधार पर ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वर्ग चिन्ह कितना है, 5। 0 से 10 का जो वर्ग चिन्ह है वह है 5 है। तो जो 0 से ये 1 है, तो 10 यहाँ के लगभग होगा। अब 10 के लगभग यहाँ है तो इसका वर्ग चिन्ह 5 होगा। तो इस तरीके से ना बिंदु लगाकर ये बारंबारता जो आलेख है वह प्राप्त कर लिया जाता है। इन आलेखों को हम ज़्यादा अच्छे से जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। इसके बाद है बारंबारता सारणी। अब तक हमने गणित में 100 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए प्रतिशत अंकों के उदाहरण का प्रयोग करते हुए सतत चर के लिए आंकड़ों के वर्गीकरण पर चर्चा की। विविध चर के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण बारंबारता सारणी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक विविक्त चर मानों को धारण करता है, न कि दो पूर्णांक के बीच माध्यमिक भिन्नीय मानों को। अतः हम ऐसी बारंबारता रखते हैं जो कि अपने पूर्णांक मानों से संगत हो। तो ना कोई भी जैसे परिवार है तो एक परिवार के बाद 2 ही परिवारों की संख्या आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक परिवार के बाद 1.5 परिवार आए। तो जो बारंबारता होती है वो अपने पूर्णांक मानों में ही होती है। तो एक परिवार के बाद दूसरा आता है और दूसरे के बाद तीसरा आएगा, तीसरे के बाद चौथा ही आएगा। ये नहीं हो सकता कि एक परिवार के बाद 1.5 आए फिर उसके बाद 2.5 आ जाए। तो इस तरीके से जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, 2 पूर्णांकों के बीच माध्यमिक भिन्न मानों को नहीं ले सकते। अतः हम जैसी बारंबारता रखते हैं वह हमेशा पूर्णांक मानों में ही होती है। सारणी 3.8 में दिखाया गया उदाहरण बारंबारता सारणी को प्रदर्शित करता है। इस सारणी में चर परिवार का आकार है। एक विविक्त चर है जो सारणी में दिखाए गए पूर्णांक को ही धारण करता है। इसके बाद है द्विचर बारंबारता वितरण। बहुत बार जब हम किसी जनसंख्या में एक प्रतिदश लेते हैं तो हम प्रतिदश के हर अवयव से एक से अधिक प्रकार की सूचना संग्रहित करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक शहर की कंपनियों की सूची में से 20 कंपनियों का एक प्रतिदश लिया जाता है। मान लीजिए कि हम प्रत्येक कंपनी से P बिक्री तथा विज्ञापनों पर किए गए व्यय की जानकारी संग्रहित करते हैं। इस स्थिति में हमारे पास प्रतिदश के द्विचर आंकड़े हैं, क्योंकि हमने क्या करा, उनसे बिक्री के साथ साथ विज्ञापन पर खर्च को ले लिया। तो 2 आंकड़े हम इकट्ठे कर रहे हैं, एक तो बिक्री का आंकड़ा और एक विज्ञापन पर किए गए खर्च का आंकड़ा।
तो इस तरह से द्विचर आंकड़ों को द्विचर बारंबारता वितरण द्वारा संक्षिप्त रूप में दर्शाया जाता है। एक द्विचर बारंबारता वितरण को दो चरों के बारंबारता वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो जो बारंबारता वितरण होता है वहाँ पर एक ही चर होता है, जबकि द्विचर बारंबारता वितरण में दो चर होते हैं। सारणी 3.9 के 20 कंपनियों के दो चर बिक्री एवं विज्ञापन व्यय, जो विज्ञापन व्यय यहाँ दिए गए हैं वो लाख रुपए में के बारंबारता वितरण को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर बिक्री मानों को भिन्न स्तंभों में तथा विज्ञापन व्यय के मानों को भिन्न पंक्तियों में। तो जो विज्ञापन व्यय है उनके जो जो बिक्री के जो मान है उनको स्तंभों में। तो स्तंभ क्या है, जो बिक्री के मान है वह स्तंभ में, तो ये बिक्री के मान है वह स्तंभ में। और जबकि यहाँ पर बिक्री मानों को भिन्न स्तंभों में तथा विज्ञापन व्यय के मानों को भिन्न पंक्तियों में वर्णित किया गया है। प्रत्येक प्रकोष्ठ सतत पंक्ति एवं स्तंभ के मान की बारंबारता दिखाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर 3 फर्म ऐसी है जिनकी बिक्री 135 से 145 लाख के बीच है और उनका विज्ञापन व्यय 64 से 66 हज़ार रुपये के बीच है। द्विचर वितरण के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, सहसंबंध चैप्टर आएगा। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इस सारणी में 20 कंपनियों की बिक्री लाख रुपए में दी गई है। तो जो बिक्री है वो लाख रुपए में दी गई है और जो विज्ञापन व्यय है वह 1000 में है। तो हमने ये देखा, ये जो सारणी है वह दो चरों को व्यक्त कर रही है। तो एक चर तो हो गया बिक्री और एक चर हो गया विज्ञापन व्यय। अब हमने यहाँ देखा कि जो बिक्री 35 से 3 फर्म है जिनकी बिक्री 135 से 145 लाख रुपए के बीच में है। तो 3 फर्में हैं, ये देखिए, ये 135 से 145 के बीच की बिक्री है। इस बिक्री में 3 ये फर्में हैं, ये 3 फर्में हैं जो हमें बताती है कि उनका जो विज्ञापन व्यय है वह 64 से 66 हज़ार के बीच में। तो इस तरीके से हमें द्विचर सारणी से पता चलता है कि दो चरों के बारे में पता चलता है कि किसी भी कंपनी की बिक्री कितनी है और उसके साथ साथ उसके विज्ञापन पर खर्च कितना है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सारांश आप खुद समझना। ओके, थैंक यू।